क्रिएचर्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस क्रिएचर्स पे। मैं आदित्य सलोरिया आपके लिए हमारी थर्मो की सीरीज चल रही थी, उसमें हम आपके लिए आज एक नया टॉपिक एंथैल्पी लेकर आ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एंथैल्पी। आज हम पूरे इस एंथैल्पी वर्ड को देखेंगे, सीखेंगे इस चीजों को क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है। लेकिन सबसे पहले सेशन को चालू करने से पहले आप चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो चैनल को शेयर करें। सब्सक्राइब साइंस क्रिएचर्स, अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं, लोगों को रीच तक पहुंचाएं चैनल को, जिससे लोगों को कंटेंट मिल सके और हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सके। इसलिए चैनल को आज का सेशन चालू करते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं समझने की चीजें। अपन ने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, अपने क्या पढ़ा था उसमें अपन देखते हैं क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। लास्ट क्लास हमारी थी इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा पे खत्म। यहाँ पे थी ना आंतरिक ऊर्जा, डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे अपना लास्ट हुआ था। ठीक है, डेल यू उसमें क्या था, एक अवस्था फलन था। क्या था? अवस्था फलन था। आइए देखो ये, लेकिन अपन ने आंतरिक ऊर्जा की बात किस पे की थी? देखिए नियत ताप मतलब सेम टेम्परेचर था और नियत आयतन मतलब वॉल्यूम भी सेम था। नियत ताप और नियत आयतन पर अभिक्रिया की ऊर्जा, नियत ताप और नियत आयतन पर अभिक्रिया की ऊर्जा किसके बराबर थी? आंतरिक ऊर्जा के बराबर। यहाँ भी अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका था, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है। हर लास्ट क्लास का आपको पूरे सीरीज के लिंक मिल जाते हैं। ठीक है, क्या नियत ताप और नियत आयतन पर आंतरिक ऊर्जा अभिक्रिया की ऊर्जा को क्या बोलते हैं? अपन आंतरिक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, नियत ताप और नियत आयतन पर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन का एक रूप में जाना जाता है आंतरिक ऊर्जा के रूप में। यहाँ तक अपनी बात हो चुकी थी। अब बात आ गई आंतरिक ऊर्जा के रूप में, हमने इसको जान लिया। ठीक है, लेकिन दो बात और थी, नियत ताप था और नियत आयतन पे। ठीक है, अब बात आएगी नियत दाब और नियत आयतन पे। ठीक है, अब आप बात आ गई एंथैल्पी क्या आती है? नियत दाब और नियत आयतन पे। ठीक है भाई, अब बात आ गई नियत दाब और नियत आयतन की। चलो नियत दाब तो मान लिया, लेकिन जब भी आपने देखा होगा, जब अपन केमिकल रिएक्शंस करते हैं कई प्रयोगशाला में, अपन जब जाते हैं तो अपन देखते हैं उसमें किसकी बात चल रही है? इंटरनल एनर्जी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? इंटरनल एनर्जी की। तो मतलब जैसे आपने ये बनाया, ये बीकर है, तो इसको हमें अगर ढक दिया तो उसमें शायद क्या रहेगी? इसके अंदर रहेगी। ठीक है, जब तक आप इसको ढक रखा है तो अंदर ही वो होता रहेगा, जो भी आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही है घट रही है होता रहेगा सारा। लेकिन लैब में क्या होता है, अपन परखने के लिए वो प्रयोग करते हैं और परखने के लिए क्या रहती है? खुली रहती है। परखने के लिए क्या रहती है? खुली रहती है। तो ठीक है, दाब तो क्या होता है बताइए? वायुमंडलीय दाब। दाब से क्या हो जाएगा यहाँ पे? वायुमंडलीय दाब। कौन सा दाब? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब तो क्या रहता है? स्थिर रहता है। चलो ये तो हो गया स्थिर। लेकिन ऊर्जा के आदान प्रदान से क्या हो जाता है? आयतन में परिवर्तन आ जाता है। काय में? आयतन में परिवर्तन आ जाता है। काय में परिवर्तन आ गया? आयतन में। आयतन या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समस्या आ गई आयतन की। ठीक है, दाब तो आपने क्या कर लिया? वायुमंडलीय दाब लगा के। दाब तो क्या रहता है? वायुमंडलीय दाब स्थिर रहता है। चलो यहाँ तक दाब की प्रॉब्लम तो खत्म हो गई। अब बात आ गई आयतन की। तो आयतन में क्या हो गया? आयतन बढ़ गया घट गया, क्योंकि ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, खुली प्रणाली है। इसी समस्या को दूर करने के लिए एक वर्ड आया। क्या वर्ड आया? एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है क्या? गर्म करना या अंतर्निहित ऊष्मा। क्या करना? गर्म करना या अंतर्निहित ऊष्मा। इसका मतलब क्या हो गया? गर्म करना या अंतर्निहित ऊष्मा। अंतर्निहित मतलब जिसके अंदर ही ऊष्मा है, अंतर्निहित खुद के अंदर ही ऊष्मा है। गर्म करना, गर्म करना मतलब ये गर्म करने का मतलब कि इसमें हीट है। किसी चीज को अपन क्या करते हैं? पानी गर्म करते हैं, कैसे देखते हैं? अपन गर्म है ठंडा, हाथ लगा के देखते हैं। जब गर्म होता है तो क्या होता है? ये मतलब इसके अंदर हीट है। हीट से अपन को पता लगता है कि ये गर्म है या ठंडा है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर? आइए तो देखो क्या हो गया? ऊर्जा परिवर्तन जो होगा ना, जैसे खुली प्रणाली में जो ऊर्जा परिवर्तन होगा ना, वो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बराबर नहीं होगा। बंद में तो जो ऊर्जा परिवर्तन होगा ना, वो आंतरिक के बराबर होगा। लेकिन खुले में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा के बराबर नहीं होगा। तो किसके बराबर होगा? इसके लिए एक वर्ड आया एंथैल्पी। क्या वर्ड आया? एंथैल्पी। देखो एंथैल्पी, अपन एंथैल्पी पर चर्चा करेंगे। एंथैल्पी होते क्या है, अपन को क्यों पढ़ना है? यहाँ तक चीजें क्लियर? जल्दी बताइए, यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक है ना? आइए एंथैल्पी की परिभाषा, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है एंथैल्पी की परिभाषा। देखो क्या होती है परिभाषा? क्या हो गई? स्थिर दाब पर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन क्या कहलाया? स्थिर दाब पर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन एंथैल्पी कहलाया।
स्थिर दाब पर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन, स्थिर दाब पर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन। क्या कहलाया? एंथैल्पी कहलाया। ठीक है, स्थिर ताप पर होने वाला क्या? स्थिर दाब पर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन। क्या टर्म आ गई? स्थिर दाब आ गई। कौन सी टर्म आ गई? स्थिर दाब पर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन क्या कहलाया हमारे पास? एंथैल्पी कहलाया। तो आप बताइए एंथैल्पी का निरपेक्ष मान संभव है नहीं है? बताइए, निरपेक्ष मान संभव है या नहीं है? इसका निरपेक्ष मान संभव नहीं। दूसरा पॉइंट लिखिए, निरपेक्ष मान संभव नहीं, संभव नहीं। ठीक है, कैसा फलन है? अवस्था फलन है। और कैसा गुण है? मात्रात्मक गुण है, मात्रा पर निर्भर करता है ये भी। और एंथैल्पी को कैसे मापते हैं? कॉफी कप, COFF, कॉफी कप कैलोरी मीटर से इसको मापा जाता है। तो 4 पॉइंट आप लिख लीजिए फटाफट। स्थिर दाब पर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन क्या कहलाया? एंथैल्पी कहलाया। निरपेक्ष मान संभव नहीं है, सापेक्ष मान यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। निरपेक्ष मान संभव नहीं है। अवस्था फलन है। आंतरिक ऊर्जा में कैसा फलन था? एक अवस्था फलन था। मात्रात्मक गुण है, मतलब मात्रा पे निर्भर करेगा, मोल की संख्या पर निर्भर करेगा। और कॉफी का कैलोरीमीटर से इसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। उसको कैसे किया था बताइए? बम से। उसको कैसे उड़ाया था अपन ने? बम से। इसको कैसे उड़ाएंगे? कॉफी कप से। कैसे उड़ाएंगे? कॉफी कप से। यहाँ तक चीजें क्लियर? जल्दी बताइए, यहाँ तक चीजें क्लियर? और एक लास्ट पॉइंट यही आप पुट करने की कोशिश करें। ऐसा यूनिट, कौन सी यूनिट? ऐसा यूनिट कहां पे थी? उसकी क्या थी? बात किसकी हो रही है? एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। तो ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी? जूल हो जाएगी। पंचाओं को पॉइंट उड़ा दीजिए। स्थिर दाब पर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन, स्थिर दाब पर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन क्या कहलाया? एंथैल्पी कहलाया। निरपेक्ष मान संभव नहीं है। कैसा फलन है? अवस्था फलन है। मात्रात्मक गुण है। और कॉफी का कैलोरीमीटर से क्या ज्ञात की जाती है? एंथैल्पी ज्ञात की जाती है। और ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। यहाँ तक चीजें क्लियर? जल्दी बताइए, यहाँ तक चीजें क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है? देखो, अब देखो ये डायग्राम बन रहे हैं, आप इनको पहले नोटिस करने की कोशिश करें। देखो देखो, एंथैल्पी का मतलब क्या है? सबसे बड़ा मतलब है हीट। हीट का मतलब क्या होता है? ऊष्मा। हीट। एंथैल्पी का सबसे बड़ा मतलब होता है हीट या ऊष्मा। देखो, इंक्रीज एंथैल्पी, इंक्रीज और एंथैल्पी डिक्रीज। एंथैल्पी इंक्रीज और एंथैल्पी डिक्रीज। अब देखेंगे अपन एंथैल्पी कैसे इंक्रीज होगी और कैसे डिक्रीज होगी। देखो, हीट एनर्जी इन, हीट एनर्जी, यदि ये क्या हो गया हमारे पास? सिस्टम। और ये क्या हो गया हमारे पास? परिवेश बाहर का। ये हमारे पास क्या हो गया? सिस्टम। यदि सिस्टम एनर्जी को लेगा, यदि सिस्टम एनर्जी को लेगा तो एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज होगी। एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। और यदि सिस्टम से एनर्जी आउट होगी या बाहर होगी तो क्या होगा? एंथैल्पी डिक्रीज होगी। अब देखते हैं, चीजों को समझते हैं। क्या पढ़ा? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ा है हीट। यदि ऊष्मा, सिस्टम ऊर्जा ले रहा है तो क्या होगा? एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। यदि सिस्टम एनर्जी, अपनी ऊर्जा बाहर निकाल रहा है सिस्टम से, मतलब ये हो गया हमारे पास सिस्टम, ये हो गया परिवेश। यदि परिवेश से एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है तो एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। यदि सिस्टम हीट एनर्जी को आउट कर रहा है, कहां से? सिस्टम से, काहे में? परिवेश में, तो एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। देखते हैं, अब देखते हैं हमारे पास 3 डायग्राम नीचे बने हुए हैं, सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्था अपन ने पढ़ी है काहे में? मैटर में। तीनों अवस्था अपन ने पढ़ी है। और तीनों अवस्था एक दूसरे में क्या होती है? जल्दी बताइए। तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में इंटरचेंज है या नहीं है? और तीनों अवस्थाएं दूसरे में बदल रही है तो तीनों में क्या बदलेगा? सबसे बड़ी चीज क्या बदलती है? आयतन। आयतन परिवर्तन से ये तीनों दूसरे में बदलते हैं। सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। सॉलिड से लिक्विड अपन क्या करते हैं? गर्म करके, गर्म उससे लिक्विड से इसको वेपोराइजेशन, वाष्प द्वारा गैस में परिवर्तित किया जाता है। तो ये तीनों एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं। तो जब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जाएगा तो इधर की इधर क्या होगा? हीट गेन, मतलब ऊष्मा में वृद्धि हो रही है। काय में वृद्धि हो रही है? ऊष्मा में वृद्धि हो रही है। और जब गैस से सॉलिड की तरफ अपन मूव कर रहे हैं तो हीट लॉस हो रहा है, मतलब ऊष्मा की कमी आ रही है। जब भी वो परिवर्तन हो पाएगा, जब भी यह परिवर्तन हो पाएगा। यहाँ तक चीजें आपके समझ में आई?
जल्दी बताइए, यहाँ तक आपकी चीजें समझ में आई? जब हीट एनर्जी, अब यहीं से हमारे पास दो प्रकार की रिएक्शंस आएगी। अब देखना कौन कौन सी आगे चीजों को समझेंगे। एक होगी ऊष्माशोषी, एक होगी ऊष्माक्षेपी। कौन कौन सी? ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ठीक है, जब सिस्टम से एनर्जी ले रहा है, सिस्टम को एनर्जी दे रहा है, तो हमारे पास दो टर्म्स आएगी। अब देखना कौन कौन सी आएगी, देखते हो क्या होता है। देखो, अब या तो एंथैल्पी का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या एंथैल्पी का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। दो के अलावा मान नहीं हो सकता, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब बेस्ट कौन सा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? इसके ऊपर चर्चा आगे करते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक आपकी बात हो चुकी है पूरी। देखो, स्थिरता पर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन याद करते करते एक बार बिठा देते हैं, पर इसको निरपेक्ष मान संभव नहीं, मतलब मान ज्ञात नहीं कर सकते, किसी के सापेक्ष ज्ञात करना पड़ेगा। कैसा फलन है, अवस्था फलन है। मात्रात्मक गुण है, मतलब मोलों की संख्या पे। और कॉफी कप कैलोरीमीटर से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, एंथैल्पी। और ऐसा यूनिट क्या है यहाँ पे, जूल है। ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। आइए एंथैल्पी का फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले आप आते हैं फॉर्मूले पे बात करते हैं। सॉरी, आइए, H बराबर U प्लस पी वी, ये हो गया इसका पहला फॉर्मूला। H बराबर U प्लस पी वी, यहां तक कोई दिक्कत जल्दी बताइए। H बराबर U प्लस पी वी। U बराबर क्या है, इंटरनल एनर्जी, मतलब आंतरिक ऊर्जा। इंटरनल एनर्जी। P बराबर क्या है, प्रेशर। और V बराबर वॉल्यूम। और H बराबर एंथैल्पी। यहां तक कोई दिक्कत? तो दैट इज आपने क्या देखा, यूपीवी। यूपीवी क्या है, तीनों, दैट इज अवस्था फलन है। कौन से तीनों क्या है, अवस्था फलन है, तीनों अवस्था फलन। तो H बराबर U प्लस PVB क्या होगा, H बराबर U प्लस PVB एक अवस्था फलन होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर? जल्दी बताइए, यहाँ तक चीजें क्लियर? आप में कोई यहाँ तक कोई दिक्कत है, जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब दूसरा फॉर्मूला लिखिए, क्या हो सकता है। अब देखो, अपन निकालेंगे अंतर, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P क्या है यहाँ पे, नियत दाब, तो नियत के लिए कुछ नहीं होगा, और डेल्टा V, ये हो गया एक अलग फॉर्मूला। डेल्टा H बराबर डेल U प्लस P डेल V, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताइए। डेल्टा H बराबर डेल U प्लस P डेल V, यहाँ पे ये हो गया दूसरा, क्योंकि आपने क्या निकाला है, इनका परिवर्तन निकाला है। ये तो साधारण फॉर्मूला है, यहाँ से आप निकालेंगे H बराबर क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1, एंथैल्पी में अंतर, और U2 माइनस U1 प्लस P V2 माइनस V1। यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताइए। अब देखो, नियत दाब पर जब क्या हो रहा है, उष्मा का अवशोषण। यहाँ तक इस लाइन को आप जरूर नोटिस करें, नियत दाब पर उष्मा का अवशोषण होता है, तो अपन क्या ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करेंगे, एंथैल्पी। क्या ज्ञात करेंगे, एंथैल्पी। एंथैल्पी पर क्या ज्ञात करेंगे, जब कंडीशन क्या आ गई, नियत दाब, ये तो रहेगी नियत दाब पर जब ऊर्जा का अवशोषण। क्या, और दूसरी कंडीशन क्या आ गई, अवशोषण। मतलब कौन सी कंडीशन, ये वाली, नियत दाब पर जब ऊष्मा का अवशोषण होगा, तो वहां पे अपन क्या ज्ञात करेंगे, एंथैल्पी की गणना करेंगे। क्या की गणना करेंगे, एंथैल्पी परिवर्तन को मापा जा सकता है। अब देखते हैं, डेल्टा एच अगर नेगेटिव हुआ तो कौन सी टर्म्स आएगी, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हुआ तो कौन सी टर्म्स आएगी। अब देखते हैं आगे, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और चलो एक सेकंड रुको, पहले अपन है ना इसका एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, यहीं पे इससे फॉर्मूले की पूरी बात खत्म हो जाएगी, जिससे और आपको फिर वही बताना पड़ेगा कि डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एच नेगेटिव में क्या डिफरेंस रहेगा। देखते हैं, आइए जल्दी। अभी आपको फॉर्मूला लिखा है ये वाला, समीकरण नंबर 2 से आप अपन कॉपी करेंगे। क्या देखते हैं, डेल्टा एच बराबर डेल यू, यहाँ तक कोई दिक्कत, डेल्टा एच बराबर डेल यू, यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताइए, प्लस डेल, यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताइए, एन जी आर टी, ये क्या है। अब देखो, यहाँ पे सब कुछ आपको पता है, यू पता है, आर पता है, टी पता है, बस आपको क्या बताना है, डेल एन और जी। डेल एन जी क्या है, जल्दी बताइए। देखिए, गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या बराबर माइनस गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या। गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या आप लिख लेना, गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या। देखो क्या होता है, चीजों को समझने की कोशिश करें।
एक हमारे पास होता है सॉलिड और एक हमारे पास होता है लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड में देखो सॉरी सॉरी देखो, ठोस और द्रव के लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू का अंतर है ना, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी का। क्योंकि ठोसों के लिए क्या होता है, ठोस और द्रव सामान्य अवस्था में इनका कोई अंतर दिखता ही नहीं है, क्योंकि एंथैल्पी में है, आंतरिक ऊर्जा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब अपन ने दाब बढ़ाया, आयतन में परिवर्तन हुआ, तो भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इस पे। लेकिन जब बात कहीं पे आती है गैस पे, तो ये बहुत जरूरी टर्म्स हो जाते हैं। कौन सी? एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा। जब बात कहीं पे जाती है गैस की, तो गैसों की, इसलिए गैसियस अभिकरण इसको पढ़ा जाता है ज्यादा अच्छी तरह। थर्मोडायनेमिक्स गैसियस में इसलिए चलता है क्योंकि इसको सॉलिड और लिक्विड पे है ना, अपन ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं इसमें। लेकिन गैसेस स्वतंत्र होती है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्वतंत्र है। दाब का प्रभाव आसानी से दिखता है, आयतन में कमी आती है, वृद्धि होती है, ताप का प्रभाव दिखता है, लेकिन अच्छी तरह सबका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए एक समीकरण डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू डेल्टा एनजीआरटी बराबर गैसीय उत्पादों में मोलों की संख्या बराबर गैसीय विकारकों में मोलों की संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी ये हो गया। अब देखते हैं अपन अपने क्या पढ़ रहे थे। यहाँ तक अपने सारे फॉर्मूले हो गए हैं। ये समीकरण नंबर 3, तीनों फॉर्मूले आप याद रखें और सवाल यहीं से आता है। आपसे या तो डायरेक्ट सवाल करवाएगा, सवाल भी नहीं करवाया, इसको भी ध्यान रखें। और नहीं तो आपसे पूछेगा निम्न में से एंथैल्पी के लिए सही संबंध है, निम्न में से एंथैल्पी के लिए सही संबंध है। अब अपन पढ़ते हैं क्या डेल्टा एच पॉजिटिव है डेल्टा एच नेगेटिव। देखते हैं क्या डेल्टा एच पॉजिटिव है डेल्टा एच नेगेटिव। जब डेल्टा एच का मान क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। तो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? लिख लेना, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह होती है जिसमें अभिक्रियाओं के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊर्जा निकलती है। और ऊर्जा और स्थायित्व में अंतर क्या होता है? ऊर्जा समानुपाती 1/स्थायित्व। मतलब उल्टा, अगर ऊर्जा निकल रहा है तो स्थायित्व में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, क्योंकि ऊर्जा में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो यहाँ से ये हो गया, तो स्थायित्व बढ़ रहा है घट रहा है? जल्दी बताइए यहाँ से, स्थायित्व बढ़ रहा है या घट रहा है? ऑब्वियसली बढ़ रहा है। देखिए एक रिएक्शन देके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे H2 प्लस हाफ O2 टेंस टू H2O। एक मोल हाइड्रोजन हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ संयोग करके एक मोल क्या बना रहा है? हमारे पास जल बना रहा है। क्या बना रहा है? जल बना रहा है। ठीक है, तो देखो जो जल की एंथैल्पी है ना, वो इन दोनों के एंथैल्पी से क्या है? कम है। जल की जो एंथैल्पी है ना, वो इन दोनों के एंथैल्पी से क्या है? कम है। एंथैल्पी से क्या है? कम है। तो जल क्या है? मोर स्टेबल। जल इन दोनों से मोर स्टेबल है। इसी तो यही कारण है क्या, H बंद H या O बंद H से H बंद O क्या होता है? ज्यादा प्रबल होता है। यही कारण है H बंद H या O बंद H से H बंद O क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। तो डेल्टा H माइनस नेगेटिव दैट इज ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अपन ने पढ़ लिया उन यौगिकों में जिन तत्वों से वह मिलकर बना है, उसकी जो यौगिक बना है उसके एंथैल्पी का मान हमेशा कम होगा, और वह जो एंथैल्पी का मान अगर कम होगा तो वह उन दोनों से अधिक स्थायित्व प्रदान करेगा। और अभिक्रिया हमेशा स्थायित्व की ओर जाती है। सब व्यक्ति स्टेबिलिटी की ओर भागता है। जीवन में अपन सब कुछ क्यों करते हैं? ओनली स्टेबिलिटी के लिए करते हैं कि अपन जीवन में स्थायित्व हो जावे है। यहाँ तो कोई दिक्कत? जल्दी बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत? ऐसी ऊर्जा कौन सी कहलाती है? ठीक है, ऐसी ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। अब यहीं से आपको डिफरेंस बताते हैं, इसको दोबारा चेंज करके अब कौन सी अभिक्रिया आ जाएगी? अब आप खुद ही समझ जाएंगे। डेल्टा H यदि पॉजिटिव आता है तो अभिक्रिया हो जाएगी ऊष्माशोषी। मतलब अभिक्रिया हीट दे रही है, ऊर्जा का शोषण करेगा। ऊष्माशोषी रिएक्शन ये स्टेबिलिटी को प्रदान करेगी या नहीं करेगी? स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसका। किसी यौगिक की एंथैल्पी के धनात्मक मान से यह प्रदर्शित होता है कि उस यौगिक की एंथैल्पी का मान जिन अवयवी तत्वों से मिलकर यह बना है
उन तत्वों की एंथैल्पी के मान से उस यौगिक का मान क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा है तो देखते हैं कैसे। हाफ मोल H2 प्लस हाफ मोल I2 टेंस टू क्या बनाते हैं, HI। लेकिन जो HI की एंथैल्पी है वो H2 और I2 के योग से क्या है, ज्यादा है। एंथैल्पी क्या है, ऊर्जा है। अगर ऊर्जा ज्यादा तो स्थायित्व कम, ऊर्जा ज्यादा है तो स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। किन दोनों से, इन दोनों से। यही कारण है क्या H बंद H I बंद I क्या मोर स्टेबल है किससे, H बंद I बंद H से या H बंद I से। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, यहाँ तक चीजें समझ में आई, जल्दी बताइए। यही कारण है, यही कारण है जो H बंद H स्टेबल है, I बंद I स्टेबल है, लेकिन H बंद I लैस स्टेबल होता है। मतलब एक दुर्बल बंध है, ये दोनों एक प्रबल बंध है। यही कारण है। कहीं से डेल्टा H नेगेटिव उष्मा शोषी अभिक्रिया।